Good afternoon, good evening, everyone. Uh, Today's session हम गुजराती में तो मैं नहीं बात कर सकती, बट हिंदी में बात करूंगी एंड डॉक्टर और रीमा गुजराती और हिंदी में जवाब देंगे. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पेशेंट्स एंगेज के बारे में. हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पेशेंट्स और केयर गिवर्स को मद्देनजर रखते हुए क्रॉनिक डिजीजेस, असंक्रामक बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि जितना आप अपने बीमारी के बारे में जानेंगे उतना ही आप अपने आपका जीवन अच्छा होगा. और ये भी कि आपका जो लोगों का निजी जीवन है उसका महत्व काफी है और लोगों को एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं वो. हम पिछले 5 साल से वेबिनार्स भी कर रहे हैं और हमारे वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन भी है कई सारे कंडीशंस के बारे में, 50 करीब कंडीशंस के बारे में. और पिछले करीब 2 महीनों से हम किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन के साथ किडनी पेशेंट्स के साथ संपर्क में, कोविड-19 में आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, आप कैसे सावधान रह सकते हैं, ये हम 10 लैंग्वेज की श्रृंखला है हमारी. हमने ये नोटिस किया है कि लोगों के कई सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, थोड़ा कंफ्यूजन भी है, तो वो चाहते हैं कि अपने डॉक्टर से बात करें या और एक्सपर्ट से बात करें. और आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं. एक तो डॉक्टर हरीश पटेल जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल में अहमदाबाद में, और साथ में रीमा देसाई राव जो एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन है और एक एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं. तो ये आपके सवालों का जवाब देंगी. एंड एक मतलब कुछ बेसिक हाइजीन फैक्टर्स, ये आपकी निजी कंसल्टेशंस को रिप्लेस नहीं करता है, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करिए. ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है. अगर आप जूम से लॉग्ड इन हैं तो आप Q&A में अपना क्वेश्चंस दे सकते हैं. अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं ये, तो आप कमेंट्स, क्वेश्चंस हमारे लाइव फीड पे भी दे सकते हैं और हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे. और ये हमारे हैंडल्स हैं, फेसबुक पर पेशेंट्स एंगेज है, ट्विटर पर है, इंस्टाग्राम पे है, और सारे जो वीडियोस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यूट्यूब पे भी जाते हैं. आई थिंक मैं ये शेयरिंग स्टॉप करती हूँ. तो आई थिंक पहला क्वेश्चन जो डॉक्टर, अगेन थैंक यू आने के लिए. पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि किडनी पेशेंट्स को क्या ज्यादा सावधान रहना चाहिए बाकी लोगों के कंपैरिजन में. थैंक यू अपर्णा जी. मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं. मैं डॉक्टर हरीश पटेल अहमदाबाद से हूं. मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं अपोलो हॉस्पिटल में. लास्ट 10 years I am working in Apollo Hospital. Prior to this, I was in Canada for 4 years. I worked there in a transplant program for 2 years and 2 years in clinical fellowship. And before that, I was working in Institute of Kidney Disease and Research Center, IKDRC, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसप्लांट अभी हो रहा है 350 to 400 a year. बट एट द टाइम जब हम थे तब 250 से 300 ट्रांसप्लांट करते थे. आज मैं ये किडनी प्लेटफॉर्म पे मेरे पेशेंट को और पूरे कम्युनिटी को एक जो मैसेज स्प्रेड करने के लिए हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं. तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किडनी पेशेंट आइदर दे आर ट्रांसप्लांट पेशेंट है या क्रॉनिक किडनी डिसीज पेशेंट है या डायलिसिस पे है, उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ी वीक होती है. जो नॉर्मल पर्सन से उनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है तो उन लोगों को इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा रहता है. ऐसा नहीं कि खाली कोरोना इन्फेक्शन, एनी इन्फेक्शन जो भी है उनको इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहता है. तो जब भी उन लोगों को इन्फेक्शन लगता है तो उसकी सिवियरिटी ज्यादा होने की संभावना रहती है. इसलिए कोई भी किडनी पेशेंट के लिए सेफ्टी जो प्रोफाइल होता है वो हाई साइड पे रहता है जो नॉर्मल पर्सन से. इसलिए हम कोई भी किडनी पेशेंट को बहुत सचेत करते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से अपने आप को सेफ रखें और किस तरह से आप फैमिली को भी सेफ रखें, क्योंकि जो आपको इन्फेक्शन लगेगा तो पूरी फैमिली को भी लग सकता है. जी जी,
ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आपको लगेगा तो फैमिली को भी लग सकता है। और इसी पे आप जरा उस पे गौर डाल सकते हैं कि किडनी पेशेंट घर में तो रह नहीं सकते। अगर आप डायलिसिस के पेशेंट हैं तो आपको जाना है डायलिसिस सेंटर, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार। तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आप इन्फेक्शन आप पकड़े नहीं और वापस घर पे भी नहीं लाएं औरों के लिए। एंड अगेन अगर आप गुजराती में बोलना चाहते हैं तो गुजराती में भी बोल सकते हैं। फाइन, आई एम कंफर्टेबल लाइक एनी लैंग्वेज। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अभी के जो कोविड एरिया और कोविड सिनेरियो जो चल रहा है अभी, जैसे कि देखो कि इट्स पीक, पीक भी नहीं बोल सकते हैं, इट्स कंटिन्यूअस ऑन गोइंग कोरोना इन्फेक्शन इन द सोसाइटी, और अभी वी आर नॉट इन टू प्ले टू। तो हमारा एज ए डॉक्टर वो हमारा फर्ज रहता है कि पेशेंट एजुकेशन। तो हम हर पेशेंट को जो डायलिसिस में आते हैं, हर पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करते हैं कि जब आप घर से निकलते हो तो मेक श्योर और कि आपको बुखार या ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है। जो आपको ऐसे सिम्टम्स है तो डॉक्टर्स को या डायलिसिस स्टाफ को पहले बताइए, तो उसके लिए हम स्पेशल प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन रखते हैं। तो हम हर पेशेंट को बोलते हैं कि कोई भी फीवर, कफ, थ्रोट थ्रोट या ऐसा कुछ भी सिम्टम्स है तो हमको बताया डायलिसिस के आने के पहले। हम हमारे पेशेंट को पहले ही डायलिसिस में आने से पहले एक फीवर स्क्रीनिंग एरिया से लेके आते हैं, जहाँ उनका फीवर स्क्रीन करते हैं। जो उनको फीवर होते हैं और कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स या कोई एक्सपोजर की हिस्ट्री होती है तो हम उन लोगों को लास्ट शिफ्ट में शिफ्ट करते हैं, जस्ट जिस उस समय कि वहाँ पे खाली 1 या 2 पेशेंट रहे और एक स्टाफ विद पीपीई किट के साथ डायलिसिस करे। तो इन केस शायद वो पॉजिटिव आने की संभावना रहे तो पूरा डायलिसिस यूनिट रिस्क पे नहीं रहे। जैसे ही पेशेंट एंटर होता है तो हम मेक श्योर करते हैं उन्होंने प्रॉपर्ली मास्क पहना हुआ है, उनके हाथ को हम स्टेराइल करते हैं। हमने रिसेंटली एक चीज भी चालू की है कि हमने डायलिसिस में फूड अलाउंस बंद कर दिया है, क्योंकि फूड खाने पे क्या होता है, मास्क नीचे करते हैं, बाय चांस वो उन्होंने कुछ कफिंग स्टिचिंग किया तो वो किसी को भी स्प्रेड कर सकते हैं। हम लोग ऐसे ही एज्यूम करते हैं कि एवरी पेशेंट आर पॉजिटिव, तो इस तरह से सोच के ही हर पेशेंट को हम गाइड करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप अच्छी तरह से घर पे जो भी है खाना खा के आइए। हम डायलिसिस में भी शुगर नहीं कम हो उसलिए भी प्रिकॉशन रखते हैं, जिससे कि कभी कभी लो शुगर हो जाने के चांसेस रहते हैं, तो वो भी प्रिकॉशन रखते हैं। और थ्रू आउट द डायलिसिस हम उनका पूरा मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई उनको ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखे तो हम उसको वार्निंग सिग्नल के हिसाब से ले और उसका तुरंत आइदर कोरोना टेस्ट करे या उनको गाइड करे। जैसे ही पेशेंट का डायलिसिस खत्म होता है तो वही चीज वापस उनको हैंड स्क्रब किया जाता है और बाद में उनको घर पे भेजा जाता है। अभी पहले हम जो डायलिसिस में पेशेंट के साथ एक रिलेटिव को अलाउ करते थे, बट बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग फैमिली को बोलते हैं, रिलेटिव्स को, कि आप बाहर बैठिए डिस्टेंस के साथ। जैसे ही डायलिसिस खत्म होगा आपको फोन से इत्तला किया जाएगा और आप उनका आपके फैमिली मेंबर को लेने के लिए आ सकते हैं। तो इस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग भी रखते हैं, पेशेंट का भी मॉनिटरिंग रखते हैं। उनको कोई भी सिम्टम्स आता है तो तुरंत हम उसका इमीडिएट लाइक क्लिनिकल मॉनिटरिंग करते हैं और लगता है तो कोविड टेस्ट कराते हैं। तो इस तरह से हम पूरा डायलिसिस यूनिट अभी रन कर रहे हैं, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट आर हाईएस्ट रिस्क, क्योंकि अभी वही लोग हैं जो रेगुलर उनको आना है डायलिसिस के लिए, तो दे आर एक्सपोज टू द हॉस्पिटल एनवायरमेंट को, वो फ्रिक्वेंटली एक्सपोज होते हैं। नो डाउट ओनली एक्सपोज टू द हॉस्पिटल, वो डायलिसिस टेक्नीशियन डायलिसिस के टाइम पे काफी हॉस्पिटल के लोगों के साथ भी उनको क्रॉस होता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उन लोगों को कोई इन्फेक्शन नहीं लगे। जी डॉक्टर, रिक्वेस्ट आई है कि आप गुजराती में प्लीज बात करिए। ओके, तो नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चन जो भी हो गया तो मैं गुजराती में ले लूंगा। चलो, श्योर, चलो, थैंक यू। रीमा जी, एक क्वेश्चन आया है। आई एम अ किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, 43 इयर्स ओल्ड। 3 साल पहले एक ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरा वेट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो प्लीज सजेस्ट डाइट। ऑल्सो सफर फिशर प्रॉब्लम नाउडेज। आई थिंक ये पार्ट आपको डॉक्टर आपको दूंगी मैं, फिशर प्रॉब्लम, बट डाइट पर रीमा आप बता दीजिए। हाँ, ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. તમારું 3 વર્ષ પહેલા ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયું છે, એટલે આઈ એમ શ્યોર કે અત્યારે તમારી જે સમસ્યા છે વજનની,
એને બાદ કરતા તમારું ઘણું સારું એ હશે અને Okay. વજન વધવાના જે કારણો છે, is it okay? Should I? Somebody is saying I can't understand Gujarati. Okay, as I'm Maharashtrian. Okay, maybe Hindi then. Okay, So, I can speak a mixed language. right, So right. वजन बढ़ता है क्योंकि आपकी दवाइयाँ जो है वो कभी कभी ऐसी होती है जो स्पेशली ट्रांसप्लांट के बाद, तो वो दवाइयों की वजह से भी आपका वजन बढ़ सकता है, मगर इट इज कंपल्सरी दैट यू वॉक विथ योर वॉट एवर पॉसिबल। ये कोविड सिचुएशन में बाहर जाने की मनाही है, तो आप अपने टेरेस में वॉक कर सकते हो, आप अपने कंपाउंड में वॉक कर सकते हो, और थोड़ा सा ज्यादा फाइबर वाला डाइट लीजिए जो आपको थोड़ा कम वो फुलनेस आएगा, पेट भरेलू लागशे, तो दैट विल हेल्प यू कि आप इतना जल्दी आपको भूख नहीं लगेगी। और नॉर्मली फाइबर वाला जो डाइट होता है वो लो कैलोरी होता है, तो ज्यादा आपको मिलेगा और वजन नहीं बढ़ेगा। स्पेशली ये जो फिशर का प्रॉब्लम आपको है, तो फाइबर भी जो आप ले सकते हैं वो सॉल्यूबल फाइबर लेना है, आपको सॉफ्ट फाइबर लेना है। तो वो चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आप सॉफ्ट में एप्पल ले सकते हैं, और आप राइस ले सकते हो, मगर राइस में आप खिचड़ी ज्यादा बेटर है क्योंकि थोड़ा प्रोटीन भी आएगा, और आपका दाल की वजह से थोड़ा प्रोटीन के साथ फाइबर भी बढ़ेगा। तो मोर देन राइस खिचड़ी ज्यादा ले सकते हैं। फिर आप बेसन के डोसा बना के ले सकते हो, क्योंकि प्रोटीन भी आपको लेना है। प्रोटीन अगर आप लोगे तो आपका वजन भी थोड़ा कम होगा। Hello. Your audio is off, mute. Your mic is mute, Aparna ji. Okay. Sorry. Doctor, do you want to add anything to what Reema said? आपको कुछ ऐड करना है उस पे? या जैसे कि आपने बताया कि पेशेंट का ऑलरेडी 3 साल हो चुका है। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी पेशेंट जब किडनी फेलियर से डायलिसिस पे होता है तो दे टेंड्स टू लूज अ लॉट ऑफ वेट। उस समय उनका वेट लॉस काफ़ी होता है। तो इफ़ यू सी लाइक उनका 6 महीना या 8 महीना या साल भर पहले का वजन बिफोर स्टार्टिंग डायलिसिस, तो वो जो वेट लॉस होता है वो इवेंचुअली दे गेट गेन इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी वेट गेन होता है। उसका 2-3 रीज़न होता है। एक तो है कि उनका यूरेमिक सिचुएशन में से बाहर आते हैं, तो नो डाउट दैट विल इम्प्रूव देयर एपेटाइट। सेकंड थिंग है कि स्टीरॉयड से इटसेल्फ इज लाइक नो इंक्रीजेज एपेटाइट, तो उससे भी उनको भूख ज़्यादा लगती है और एपेटाइट इंक्रीज होता है। तो इनिशियल फेज में यू मे सी सम वेट गेन। शुरुआत के भाग में 3 से 6 महीने में यू सी द वेट गेन, क्योंकि आपका स्टीरॉयड भी होता है और आप यूरेमिक कंपोनेंट से बाहर आए थे। बाद में आपका जो वेट है 6 महीने के बाद का, दैट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, पेशेंट का हैबिट, डाइटरी हैबिट, लाइफस्टाइल, तो एवरीथिंग मैटर्स फॉर द वेट गेन। तो उस समय पेशेंट को खाने पे ध्यान रखना है, उनको लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। डाइट में भी उनको जैसे कि ये डाइट में भी उनको खास करके फाइबर डाइट यूज करना चाहिए। इजीली जैसे कि ग्लूकोज बेस वाला जो डाइट होता है वो अवॉइड करना चाहिए। तो दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि वेट गेन नहीं होता है और पेशेंट का फिटनेस भी रहता है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी उसकी बेटर रहती है। और ये जैसे कि पेशेंट को फिशर का भी प्रॉब्लम था, तो आई थिंक उसका एडेड वो भी होगा कि वो कॉन्स्टिपेटेड भी रहता होगा बिकॉज ऑफ पुअर फाइबर इनटेक। तो उसके हिसाब से भी क्या होता है कि वेट गेन होता है। तो मेरे हिसाब से
डाइटरी चेंजेस से काफी फर्क पड़ेगा, नो डाउट। अलोंग विद दैट एक्सरसाइज, और मेरे हिसाब से सुबह में उठ के उनको 2 ग्लास गर्म पानी पीना चाहिए, तो उससे भी पेट का डाइजेशन सिस्टम और डाइजेस्टिव एंजाइम भी बेटर रहते ओके, थैंक यू डॉक्टर। एक पेशेंट पूछ रहा है, आई एम वेटिंग फॉर माय ट्रांसप्लांट, व्हेन विल ट्रांसप्लांट स्टार्ट? ओके, नाउ ये जो अभी कोविड की सिचुएशन है वो अभी पीक पे भी नहीं है, मैं ऐसे बोलूँगा, मे बी पीक, मे नॉट बी पीक। जैसे भी धीरे-धीरे कोविड की सिचुएशन कम होती है, तब जाके ट्रांसप्लांट की सिचुएशन पे हम ध्यान दे सकते हैं। अब किडनी फेल्योर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हम सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, जैसे कि डायलिसिस। तो किडनी फेल्योर और ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ एक्यूट इमरजेंसी, क्योंकि एक्यूट इमरजेंसी ऐसे बोलते हैं जिसमें आपके पास सपोर्टिव केयर नहीं है। तो किडनी फेल्योर वाले पेशेंट को एटलीस्ट विद द डायलिसिस दे कैन सस्टेन एंड दे सर्वाइव। तो वंस ये सिचुएशन थोड़ा सेटल हो जाता है, बाद में दे कैन प्रोसीड फॉर ट्रांसप्लांट। अब ट्रांसप्लांट में भी जैसे कि हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट गाइडलाइंस हुए हैं, उसमें भी बहुत सारे क्लॉज है एंड व्हाट प्रिकॉशन यू शुड टेक, मींस उसमें भी प्रिकॉशन की जरूरत है, क्योंकि जब भी पेशेंट को हम ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसका कोविड नेगेटिव होता है, डोनर का कोविड टेस्ट कराते हैं, दोनों नेगेटिव है कंफर्म करते हैं, उसके बाद में जाते हैं। दूसरा हर्डल है इम्यूनोसप्रेशन का, क्योंकि इमीडिएट आफ्टर ट्रांसप्लांट उनकी इम्यूनोसप्रेशन दवाई का डोज बहुत ज्यादा होता है, तो दैट उनकी इम्यूनिटी बहुत पुअर होती है। तो उस समय प्रॉब्लम होता है कि कहीं से भी बाहर इन्फेक्शन न लग जाए। तीसरा चीज ये होता है कि हमने ट्रांसप्लांट किया 7वें दिन पे या 8वें दिन पे उनको छुट्टी भी दे दी बाद में, लेकिन उनको हर तीसरे दिन हफ्ते में 2 दफा उसको फॉलोअप के लिए आना है, तो अगेन उनको हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में एक्सपोजर होना पड़ता है। तो ये सब एडेड रिस्क फैक्टर रहता है उनको इन्फेक्शन होने का। इसलिए पूरी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट एज वेल एज अमेरिकन सोसाइटी, दे हैव पुट ऑन होल्ड फॉर एनी एक्यूट ट्रांसप्लांट राइट नाउ, क्योंकि अभी एक्यूट ट्रांसप्लांट करके पेशेंट को इम्यूनिटी लोअर करके कोई रिस्क पे नहीं डालना है, क्योंकि जो उनको एक भी इन्फेक्शन लग गया कोविड का, तो हम इम्यूनोसप्रेशन बंद करेंगे तो उसकी किडनी पे जोखिम रहता है। ओके, और कैडावर तो ट्रांसप्लांट? एटलीस्ट कैडावर ट्रांसप्लांट शुरू हो गए? पार्डन, कैडावर ट्रांसप्लांट शुरू हो गए डॉक्टर? cadaver transplant is something, no, whenever there is a cadaver we have to go for it, क्योंकि कैडेवर ऑर्गन्स मिलते नहीं है, देयर इज अ वेरी बिग शॉर्टेज। तो राइट, इसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि अब जो कैडेवर हो गया है उसका जो कोविड टेस्ट हुआ है कि वो हम पहले देख लेते हैं, और दूसरा जो रिसिपिएंट हम प्रिपेयर करते हैं उसका भी कोविड टेस्ट करके उसको क्लियर करते हैं, और उसके बाद में उनको ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड करते हैं। अब पेशेंट रहता है कि ट्रांसप्लांट करने के बाद का फॉलोअप तो बहुत केयरफुल और बहुत प्रिकॉशन के साथ करना पड़ता है, क्योंकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि पूरी सोसाइटी में अभी जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर इतने सारे हैं, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनको प्रिकॉशन ज्यादा रखना पड़ता है। और अभी फिलहाल हम लोग ये भी कर रहे हैं कि टेलीमेडिसिन भी कर रहे हैं, तो काफी टाइम हम पेशेंटों का एक्सपोजर कम होने के लिए बीच बीच में टेलीफोनिक, जैसे कि उनका पूरा रिपोर्ट अपलोड करके हम देख लेते हैं, मेडिसिन रिव्यू कर लेते हैं, उनको गाइड कर लेते हैं, तो उनका एक्सपोजर हॉस्पिटल से कम हो जाए। जी जी। तो अगर आप मतलब जैसे आपने कहा कि टेलीमेडिसिन भी कर लेते हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को वो टैक्रोलिमस टेस्ट करने की जरूरत है अभी, अगर उनका स्केड्यूल था, या डिले करना चाहिए गिवन द हालात जिस तरह से हैं? जैसे कि अभी के सिनेरियो में कैसा है कि हम हमारे पास रेडी टेस्ट करने का फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग रिपीटेडली टेक्नोलिमस टेस्ट करते थे। बट पास्ट में ऐसा था कि जब टेस्ट की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, तो क्लिनिकल सिचुएशन से हम लोग पेशेंट को मॉनिटर करते थे, तो उस समय हम फ्रीक्वेंट टेस्टिंग भी नहीं करते थे, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। अभी तो क्या है कि बहुत सारी लैब टेस्टिंग दे रही है, नियर बाय टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट कोविड के टाइम पे अभी जैसे कि कुरियर सर्विसेज नहीं है, तो लैब को अप्रोच करना भी डिफिकल्ट होता है। तो ये सब सिचुएशन में हम लोग क्लिनिकल जजमेंट के हिसाब से पेशेंट की मेडिसिन को रिव्यू करते हैं और उनको बोलते हैं कि कंटिन्यू करें। जब कहीं हमको लगे कि थोड़ा क्लिनिकली तो पेशेंट का सिचुएशन थोड़ा डाइवर्ट जा रहा है, तब जाके हमको जरूर पड़ता है कि नहीं, इसमें टेक्नोलॉजी लेवल मस्ट है, तब जाके हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि नहीं, लेवल करा ही लो। बाकी अदरवाइज नॉर्मली हम लोग जो डोज चलते हैं चलने देते हैं। हाँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि लेवल का मॉनिटरिंग कब जरूरी है, जैसे कि इमीडिएट ट्रांसप्लांट हुआ हो,
क्योंकि इमीडिएट ट्रांसप्लांट में क्या होता है, उनका डोज बहुत ज्यादा होता है और उसको हम धीमे धीमे टेपर ऑफ करते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑफ ट्रांसप्लांट। जैसे कि ट्रांसप्लांट का टाइमिंग, जैसे कि पहले 2 हफ्ते में उनका लेवल हमको 10 से 12 तक का मेंटेन करना पड़ता है, बाद में 2 हफ्ते से 2 महीने तक का हमारा लेवल 8 से 10 में बीच में जाता है, बाद में 3 महीने से 6 महीने में। तो उस समय हमको लेवल के हिसाब से उसका डोज कम करना होता है, तब जाके हमको लेवल की जरूरत रहती है। तो जो पेशेंट का ट्रांसप्लांट 6 महीने से ज्यादा हो गया हो, उनमें चेंजेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इनिशियल फेज वाले पेशेंट होते हैं, उसमें मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। जी जी। एक सवाल आया रीमा आपके लिए, व्हाट शुड बी द डाइट टू प्रिवेंट किडनी प्रॉब्लम, rather what you should avoid eating? Basically, Pardon, can you repeat again? क्योंकि आपका आवाज थोड़ा No, I said the question was कि रीमा जी के लिए है कि what should be the diet to prevent a kidney problem? So, what you should avoid eating. So, I'm just asking Reema that. तो बेसिकली पहले से अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जो आप जी सकते हो, एक्सरसाइज वेल, ईट हेल्दी फूड, डू नॉट लेट द वेट इंक्रीज, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप प्रिवेंट करने के लिए आप ऐसी कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है जैसे डायबिटीज में है या ऐसा कुछ है। डायबिटीज डायरेक्टली वजन बढ़ने से होता है, वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होता है, मगर जब आप किडनी प्रॉब्लम्स की बात करो तो किडनी प्रॉब्लम के रीजंस बहुत डिफरेंट है। इट इज नॉट ओनली कि लाइफस्टाइल से हो सकता है। तो अगर आपकी ओबेसिटी है, अगर आपको डायबिटीज है, तो वो प्रिवेंट करने से किडनी प्रॉब्लम भी प्रिवेंट हो सकता है। तो वैसे आप हेल्दी लाइफस्टाइल में जैसे एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, वो सब होना ही चाहिए हर रोज, और हाई प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट, लो सिंपल शुगर डाइट जैसे हम बोलते हैं, सिंपल शुगर जैसे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मैदा, वो सब जो अगर डाइट में हम कम ले और हमारा जो नेचुरल फूड्स है वो हम ज्यादा ले, तो हम एक हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। हमारा जो वजन है, हमारा जो BMI है, वो हम 23-24 तक अगर हम रख सकते हैं। जैसे हाइट अगर आपकी 5 फुट हो तो 50 किलो वजन आपका नॉर्मल आइडियल होता है। तो अगर आप 55 किलो तक रह सकते हो, वो मेंटेन कर सकते हो, तो आप कह सकते हो कि आप रोग को दूर रख सकते हो। ऑल्सो इन सच अ टाइम, इम्यूनो बूस्टर्स, जो आपके डाइट में इम्यूनो बूस्टर्स है, इम्यूनो बूस्टर्स माने जो आपको इम्यूनिटी देता है, जो गुजराती में बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति देता है जो आपको, वो जो खाने से भी आप बहुत सारे रोग से बच सकते हो। इम्यूनिटी जैसे प्रोटीन, विटामिन सी, वो बहुत अच्छी इम्यूनिटी देता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली फोलेट, विटामिन B9, B12, साइनोकोबालामाइन, तो ये जो विटामिन है, मिनरल्स में आप जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम जैसे जो मिनरल्स ले सकते हो। ऐसा डाइट लेने से आपको इम्यूनिटी मिलेगी, और इम्यूनिटी also will be given by omega-3 fatty acids, जो गुड क्वालिटी फैट्स होते हैं। तो फ्राइड फूड आप कम खाओ। आप जो बाजार में जो फ्राइड फूड स्पेशली मिलते हैं, वो ट्रांस फैट्स वाले होते हैं। तो ये ट्रांस फैट्स आप कम खाते हो तो आपको आपकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी रहेगी, जनरल इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी रहेगी, तो ऑब्वियसली आपको जो भी डिजीजेस है वो कम हो। So that is basically the idea. थैंक यू। डॉक्टर, ये गुजराती में जवाब चाहिए। डायलिसिस सेंटर्स बंद हो रहे हैं क्योंकि कोविड पॉजिटिव केस मिल जाता है
कभी सेंटर में, तो पेशेंट को क्या करना चाहिए? अभी देखो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जैसे कि ये गुजराती Sorry, can you पेशेंट do this होना, one in Gujarati, please? હા, તો ગુજરાતમાં જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતના અમુક નોર્મ્સ બનાવે છે કે અમુક જે કોવિડ હોસ્પિટલમાં ડાયાલિસિસ સેન્ટર એ લોકો ઊભા કરે છે. હવે અત્યારની સિચ્યુએશનમાં એવું છે કે જે રૂટીનલી જે પણ ડાયાલિસિસ પેશન્ટ જે તે ડાયાલિસિસ સેન્ટરમાં કરાવતા હોય ત્યાં જ કરાવવાનું ગવર્મેન્ટનું એક ફરમાન છે. અને જો કદાચ કોઈ સસ્પેક્ટેડ પોઝિટિવ હોય તો એ જ યુનિટમાં લેટ શિફ્ટમાં વિથ ઓલ પ્રિકોશન પીપીટી સાથે એમનું ડાયાલિસિસ કરવું, એ રીતના ગવર્મેન્ટના ફરમાન હતા. હવે જો જે તે સેન્ટર કે જે તે જગ્યાએ જે પેશન્ટ હોય અને ત્યાં કોઈ ગવર્મેન્ટનું સેન્ટર હોય તો એ લોકો પણ તે પેશન્ટનું ડાયાલિસિસ કરી શકે. પણ જ્યાં સુધી છેલ્લા જે નોર્મ્સ અને જે છેલ્લા ગવર્મેન્ટના નિયમ પ્રમાણે કોઈ પણ પેશન્ટ કદાચ પોઝિટિવ આવે તો એને છેલ્લી શિફ્ટમાં લઈ અને કરી શકાય, અથવા તો ગવર્મેન્ટની કોવિડ હોસ્પિટલમાં કન્વર્ટ કરેલા ડાયાલિસિસ સેન્ટરમાં પણ એ લોકો ડાયાલિસિસ લઈ શકે છે. એટલે એવું તો છે જ નહીં કે પેશન્ટ ડાયાલિસિસ વગર સસ્ટેન કરી શકે, કારણ કે ડાયાલિસિસ વગર પેશન્ટ હાઇપરકેલેમિયા કે પોટેશિયમના કારણે પણ they can succumb and they can go for severe breathlessness કે શ્વાસ ચડી જાય કે it can be a fatal thing because potassium વધી શકે તો એના કારણે પણ પેશન્ટને જાનનું જોખમ રહી શકે છે. એટલે આવી સિચ્યુએશનમાં ડાયાલિસિસ માટેના પ્રોવિઝન અને ડાયાલિસિસ માટેના જે નિયમો બનાવેલા છે અને એ પ્રમાણે મોસ્ટલી બધા જ પેશન્ટને ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ અત્યાર સુધીમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો નથી. નો ડાઉટ જ્યારે શરૂઆતના ફેઝમાં જ્યારે કોવિડની બધી જે કહેવાય ગાઈડલાઇન્સ બની રહી હતી ત્યારે અમુક હોસ્પિટલોએ જ્યારે પેશન્ટ પોઝિટિવ આવ્યું ત્યારે એક બે કેસીસ એવા બન્યા હતા કે જેને ના પાડી હતી ને એમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે જે ગવર્મેન્ટની હોસ્પિટલમાં જ્યાં ઓલરેડી કોવિડ પેશન્ટ લેવામાં આવી રહ્યા છે ત્યાં ડાયાલિસિસ કરાવો. એટલે એ શરૂઆતના ફેઝમાં થોડોક એવો થયો હતો, પણ અત્યારની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે હમણાં એવું છે કે જો તમારે એવું હોય તો તમે યુનિટમાં થોડા લાઈક લેટ ઇવનિંગ કે છેલ્લું ડાયાલિસિસ રાખો. ડાયાલિસિસ વખતે પેશન્ટ જે પણ સ્ટાફ છે એમને પીપી કિટ સાથે વિથ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે ડાયાલિસિસ કરો, અને જેવું પેશન્ટ ડાયાલિસિસમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે આખું યુનિટને તમે સ્ટરીલાઇઝ ફ્યુમિગેશન કરી દો અને મશીનને લાઈક કમ્પ્લીટલી સ્ટરીલાઇઝ કરી દો. એ પદ્ધતિથી તમે ડાયાલિસિસ કન્ટિન્યू કરી શકો. तो अगर किसी डायलिसिस सेंटर में कोई टेक्नीशियन या किसी को कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो कितने दिन के लिए डायलिसिस सेंटर बंद होता है? नहीं देखो, हमारे जैसे कि मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूँ तो हमारे पास पूरा 10 स्टाफ है टेक्नीशियन का, तो हम लोग क्या करते हैं उनको ऑल्टरनेटिव करके रखते हैं. मींस वी आर नॉट ब्रिंगिंग. डॉक्टर आप म्यूट हो गए. अभी पॉजिटिव है या कुछ भी वो एक्सपोज हुए हैं तो उनको 14 डेज के लिए हम क्वारंटाइन कर देते हैं. और जब वो 14 डेज के बाद कोई भी सिम्टम्स नहीं है, उनको कोई भी लक्षण नहीं है, तो बाद में दे कैन कम स्टार्ट विद द वर्क. हाँ, किसी को पॉजिटिव आया है कंफर्म पॉजिटिव तो हमको उसको नेगेटिव कंफर्म होने के बाद ही हम बाद में यूनिट में लेते हैं. Okay, thank you. The question for you, Rima. For a person on dialysis with high phosphorus, how to improve my diet? Okay, so this is a very common problem. The phosphorus level rises, especially in a kidney patient. So for that, you must include low phosphorus foods in your diet. Normally, Rima, Hindi, please. Okay. Sorry. सब जो हाई प्रोटीन वाले जो खाने होते हैं, जैसे पल्सेस, लेंटिल्स होते हैं, जो दाल्स होते हैं, बीन्स होते हैं, वो सब में फास्फोरस बहुत ज्यादा है. जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, स्पेशली वो जो ऑर्गन मीट्स है, उसमें भी फास्फोरस बहुत ज्यादा है. तो वो नहीं लेते हुए दाल ले सकते हैं, स्पेशली जो जिसको हम गुजराती में बोलते हैं जो छिलके वाली दाल होती है, वो नहीं लेना है. उसमें फास्फोरस ज्यादा होती है. मगर मूंग दाल जो होती है वो ग्रीन कलर की जो होती है उसमें फास्फोरस ज्यादा होते हैं. मगर जो पीले रंग की होती है जिसके ऊपर से छिलका निकाल दिया गया है, तो वो दाल हम ले सकते हैं, उसमें फास्फोरस कम होता है. लो फैट मिल्क वो भी ले सकते हैं, क्योंकि
वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली जो डेयरी होती है, वो डेयरी सबसे ज्यादा फॉस्फोरस का सोर्स होता है। मगर हम लो फैट मिल्क अगर चाय में थोड़ा सा दूध ले या कॉफी में थोड़ा सा दूध ले, because 2 serving of dairy can be allowed in a kidney patient, तो वो फॉस्फोरस के लिए आप काली चाय या ग्रीन टी पी सकते हो, ब्लैक कॉफी पी सकते हो। मगर अगर आपको दूध डालना ही है तो कम दूध डाल सकते हो, और लो फैट पनीर भी ले सकते हो, क्योंकि एग वाइट्स भी ले सकते हो क्योंकि उसमें भी फॉस्फोरस कम है। और हमको जो किडनी वाले पेशेंट्स होते हैं उनको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन हमको देने हैं। जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन माने जो कंप्लीट प्रोटीन है। तो एग वाइट का जो प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन है, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो पेशेंट को कम खाने से भी अच्छा प्रोटीन मिलेगा। मगर जो दाल होती है वो दाल कंप्लीट प्रोटीन नहीं होती, तो दाल के साथ अगर राइस को मिलाया जाए या आप रोटी के साथ दाल को खाएं तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में थोड़ा प्रोटीन को मिक्स करना होता है, मगर जो एग्स का है, दूध का है, पनीर जो है, लो फैट पनीर, उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हम ले सकते हैं, तो वो थोड़ा आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। मगर डेयरी जो है वो 2 सर्विंग ही लेना है पूरे दिन में, तो आपको फिर चॉइस करना पड़ेगा कि आपको कौन सा डेयरी खाना है। दही खाना है, किसी को दही ज्यादा पसंद है, किसी को स्पेशली इन गुजरात हम जब बात करें तो उनको दूध वाली चाय चाहिए, तो फिर उनको हमको समझाना पड़ेगा कि आप दही नहीं ले सकते या पनीर नहीं ले सकते। मगर आप अगर नॉर्थ में जाइए तो उनको पनीर ज्यादा पसंद है, उनको दही ज्यादा पसंद है, तो उनको आप बोल सकते हो कि आप ब्लैक टी लो और वो जो डेयरी है वहां पे यूज करो। तो पीली दाल ऐसा बैलेंस करके आप डेयरी को ले सकते हो। ये सब करने से फॉस्फोरस आप कम कर सकते हो डाइट। Thank you, Rima. Doctor, for transplant patients, immunosuppressant is already continued. So which precautions we have to take in this COVID situation? Again, Hindi या Gujarati? Hindi या English? Hindi या Gujarati? Which language prefer? Like which? Okay. तो जब भी पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट है तो आई थिंक उनकी इम्यूनोसप्रेशन दवाई नीड्स टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि वो हम बंद नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिसका डोज हम कम कर सकते हैं तो वो हम अपने टाइमिंग के हिसाब से कम करते ही हैं। इनिशियल फेज में इम्यूनोसप्रेशन दवाई का डोज ज़्यादा होता है तो दे आर मोर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इनिशियल 3 to 6 मंथ, लेकिन जब 6 महीने के बाद उनका स्टेडी स्टेट लेवल के इम्यूनोसप्रेशन जाती है और इवेंचुअली लाइक 1 साल 2 साल के बाद उनका इम्यूनोसप्रेशन दवाई उनकी किडनी की कंडीशन के देखते हुए हम लोग और भी टेपर करते हैं जो फॉर्मिडेबल होती है। तो उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो हम जो इम्यून। डॉक्टर आप म्यूट पर पहुंच गए। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि दे कैन फाइट विद इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है जैसे मुझे इन्फेक्शन हुआ, फ्लू हुआ तो मुझे जैसे कि रिकवरी 5 दिन में आएंगी, तो उनको तो ये रिकवरी आने में 7 से 10 दिन लगते हैं। मींस दे विल गेट रिकवरी बट उसका डिले होता है। और कभी कभी जो इन्फेक्शन ज्यादा होता है तो दे कैन इवन मोर डेंजरस। इसीलिए ट्रांसप्लांट पेशेंट को संभालने की रीजन एक ही है कि उनको इन्फेक्शन लगता है तो दे कैन हैव मोर टाइम टू रिकवरी, और कभी कभी उसमें एडेड कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क रहते हैं। Question: when my donor has a different blood group, which is better or incompatible or swap? I think I should give answer. Yes, this is for you, sir. Sure. Is it English or Hindi? Like patient asking in which language? आप हिंदी में दीजिए। Okay. जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट में प्रेफरेबल है कि ब्लड ग्रुप कॉम्पेटिबल मींस सेम ब्लड ग्रुप का या ओ पॉजिटिव ग्रुप होता है तो वो बेटर रहता है। जब फैमिली में डोनर
की अवेलेबिलिटी नहीं है या डोनर अवेलेबल है लेकिन ग्रुप मैच नहीं होता है, तो हम इनकम्पेटिबल मीन्स जैसे कि ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट में हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जब ये हम ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट में ट्रांसप्लांट करते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज हाई रिस्क ट्रांसप्लांट, क्योंकि उनको जो नेचुरल एंटीबॉडी है, ऑलरेडी उनके बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडी है, जो उसको हम फिल्टर करके बाद में किडनी को अंदर हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वो पेशेंट को हम प्लाज्माफेरेसिस करते हैं। प्लाज्माफेरेसिस से हम जो रिजल्ट मीन्स अपना एंटीबॉडी का टाइटर को नीचे लेके आते हैं, और जब एंटीबॉडी का टाइटर पर्टिकुलर लेवल से नीचे होता है तब जाके हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो दे आर ऑल मैनिपुलेशन ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, मैनिपुलेशन ऑफ योर इम्यूनिटी, उसके रिस्क के साथ हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रिस्क ऑफ रिजेक्शन भी ज्यादा है और ग्राफ्ट सर्वाइवल इज लिटिल लेस देन एबीओ कंपेटिबल। तो जब भी पॉसिबिलिटी होती है तो एबीओ कंपेटिबल इज मोर प्रेफरेबल, नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली कैन गो फॉर एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट। पर उसके पहले पूरा इम्यूनोलॉजिकल वर्कअप करना पड़ता है और वो कौन से रिस्क में पड़ता है उसके हिसाब से हम उसको आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्वैप ट्रांसप्लांट। अब स्वैप में क्या होता है कि जैसे कि दो फैमिली है, एक फैमिली में उनका दोनों फैमिली में ग्रुप के हिसाब से नहीं मैच हो रहा है लेकिन ऑपोजिट डोनर एक दूसरे को दे सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसमें एक ही इश्यू होता है जब पेशेंट आउट ऑफ स्टेट का होता है। जैसे कि गुजरात स्टेट में दोनों पेशेंट एंड डोनर गुजरात स्टेट के होते हैं तो परमिशन में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो एक भी पेशेंट या डोनर आउट स्टेट का होता है तो थोड़ा बहुत पेपर वर्क और उसका लीगल फॉर्मेलिटी बढ़ जाता है। Okay, thank you. Two questions on dialysis, doctor. Does dialysis remove excess sodium, potassium, protein के साथ? That is one, and the other, अगर dialysis के बाद if the blood sugar drops, what can be the problem? So this is for you, doctor. Can you repeat again? मेरा थोड़ा reading में hello. Sorry. Yeah. So two questions on dialysis. Does dialysis remove, along with protein, does it remove excess sodium, potassium? And the second is if the blood sugar drops after dialysis, what can be the problem? तो डायलिसिस में जो बेसिकली डायलिसिस क्या है, इट्स अ मशीन जो अपना टॉक्सिन, जो यूरेमिक टॉक्सिन्स होते हैं किडनी के, जो नॉर्मली किडनी फिल्टर करते हैं वो टॉक्सिन्स को हम रिमूव करते हैं। तो जो डायलिसिस में जो एक तरह से फ्लूइड जाता है, एक तरह से ब्लड जाता है, तो जो फ्लूइड जाता है वो बैलेंस फ्लूइड होता है। वो बैलेंस फ्लूइड में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है, और हम शुगर भी ऐड करते हैं जैसे नीड होती है पेशेंट की। तो इस तरह से एक बैलेंस फ्लूइड होता है। तो नॉर्मली क्या होता है डायलिसिस में हम एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालते हैं। सोडियम इज बैलेंसिंग, सोडियम आपके बॉडी में भी 140 है और डायलिसिस में भी 140 है। हाँ, कोई पेशेंट को जैसे कि बहुत हाई बीपी रहता हो तो हम ऐसी सिचुएशन में डायलिसिस का सोडियम कम कर देते हैं, तो उसके हिसाब से उनका खुद का ब्लड का सोडियम कम होता है तो बीपी मेंटेन होता है और बीपी थोड़ा बेटर स्टेट में रहता है। तो वो छोटे मोटे जो मैनिपुलेशन होते हैं डायलिसिस में, जो सोडियम पोटेशियम का, वो हम पेशेंट के हिसाब से चेंज करते हैं। बाकी नॉर्मली जो डायलिसिस फूड है वो बैलेंस फूड रहता है। तो जो बात रही निकालने की एक्स्ट्रा सोडियम, तो सोडियम एक्स्ट्रा निकलता नहीं है, वो तो वही सेम बैलेंस रहता है। पोटेशियम डेफिनेटली निकलता है क्योंकि पोटेशियम इज बीइंग फिल्टर बाय किडनी। तो अब किडनी फिल्टर नहीं करती है तो अपने को डायलिसिस से ही निकालना है पोटेशियम। दूसरा, डायलिसिस से हम उनको बाइकाप देते हैं, जो किडनी नहीं बनाती है वो बाइकाप हम उनको इंफ्यूज करते हैं। और तीसरा है कैल्शियम को बैलेंसिंग करती है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो डायलिसिस में वो एडिशनल थिंग है। ऑन टॉप ऑफ इट यूरिया और क्रिएटिनिन का वॉश आउट होता है। जो हम देखते हैं यूरिया क्रिएटिन वो अकेले नहीं है, उसमें बहुत सारे जो स्मॉल मॉलिक्यूल और मिडल मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल और मध्यम मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डायलिसिस के फिल्टर से रिमूव होते हैं। तो ये सब हम उनको यूरेमिक टॉक्सिन्स मींस किडनी के टॉक्सिन्स बोलते हैं, जिसको हम फिल्टर करते हैं। ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि शुगर लो, जैसे कि काफी पेशेंट कैसे होते हैं कि जैसे अर्ली मॉर्निंग डायलिसिस सेशन हो, कुछ भी चाय नाश्ता नहीं किया और आ जाते हैं, तो में उनको फूड प्रोविजन देते ही हैं, तो उसका पूरा बेनिफिट हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस कम रहते हैं। जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उसको हम पहले से ही एडवाइस देते हैं कि वो इंसुलिन नहीं ले डायलिसिस के पहले, क्योंकि क्या होता है डायलिसिस में शुगर का शिफ्टिंग होता है फिल्टर से, उनके ब्लड में से शुगर जाके फिल्टर में से डायलिसिस में फिल्टर हो जाता है। तो थोड़ा रिस्क रहता है हाइपोग्लाइसेमिया का। तो हम ऐसे पेशेंट में ऑलमोस्ट एवरी टाइम
शुगर तो हम डायलिसिस में ऐड कर ही देते हैं जिससे वो फ्लक्चुएशन नहीं हो। बट इन केस ऐसा होता है तो दे कैन हैव इमीडिएटली शुगर बेस्ड कोई भी सॉल्यूशन ले ले, शुगर पी ले या शुगर चाय में डाल के या अकेली शुगर भी ले सकते हैं, तो ये इमीडिएटली रिकवर हो जाते हैं। जी, ओके, थैंक यू। रीमा, क्वेश्चन आपके लिए। Many dialysis patients suffer from itching. How can we reduce by diet? Okay, so especially dialysis patient के लिए itching happens दो रीजन के लिए, दो कारण के लिए itching होता है। पहला कारण क्योंकि किडनी वाले पेशेंट्स फ्लूइड्स कम ले रहे हैं, तो फ्लूइड कम लेने से होता है। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है जो हमने अभी डिस्कस किया कि फॉस्फोरस लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी इचिंग होता है। तो अगर शुरुआत से जो डॉक्टर फॉस्फोरस लेवल्स चेक करते हैं और फॉस्फोरस बाइंडर्स जो मेडिसिन होती है वो अगर देते हैं तो ये प्रॉब्लम कम होता है। और जैसे मैंने बोला कि लो फॉस्फोरस फूड्स लेने चाहिए, तो लो फॉस्फोरस फूड्स आर अगेन राइस, सोजी दैट इज रवा, फिर वर्मिसेली जो सेव होती है गेहूं की या राइस की, वो भी ले सकते हैं। एग वाइट्स ले सकते हैं, और लो फैट मिल्क और लो फैट पनीर और कर्ड्स भी ले सकते हैं, मगर अगेन लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस डेयरी में ज्यादा होता है। तो ये लो फॉस्फोरस फूड्स लेने से भी आप इचिंग आपको कम होगा। एंड फ्लूइड ऑल्सो इनटेक शुड बी मॉनिटर्ड, शुड बी बैलेंस करना चाहिए। फ्लूइड आउटपुट कितना होता है, अगर समर्स है या यूरिन आउटपुट कितना है वो मेजर होना चाहिए, और फिर कैलकुलेट करके अगर जो पानी या कोई भी और फ्लूइड पेशेंट को देना चाहिए तो इचिंग का प्रॉब्लम कम हो सकता है। These are the two reasons. Right, thank you. And I think one other question, can और post दूसरा मैं ऐड sorry, हाँ, go ahead doctor, बोलिए। Yeah, so regarding phosphorus, there is one thing is that कि diet में दूसरी चीज भी इम्पोर्टेंट है कि उनका डायलिसिस किस तरह से हो रहा है। काफी टाइम क्या होता है कि डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी या डायलिसिस एडिक्वेट नहीं हो रहा है तो भी फॉस्फोरस ज्यादा रहता है। तो काफी पेशेंट क्या रिमोट प्लेस में डायलिसिस पे होते हैं, उनका फिस्टुला पुअर होता है, डायलिसिस का फ्लो ज्यादा नहीं है, अच्छा डायलिसिस नहीं होता, और डायलिसिस अच्छा नहीं होता है तो फॉस्फोरस रिमूवल भी नहीं होता है ठीक से। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग फैक्टर फॉर हाइपरफॉस्फेटेमिया इन सो मेनी ऑफ आवर पेशेंट। और दूसरा, अपने इंडियन सीनियर काफी सेंटर में ट्वाइस अ वीक चल रही है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एडिक्वेट। नॉर्मली मेरे हिसाब से 12 घंटा डायलिसिस एटलीस्ट इन अ वीक होना चाहिए, रिमूवल ऑफ द फॉस्फोरस and balancing the potassium and fluid. ठीक है, thank you. Rima, can a post-transplant patient eat anardana? Anardana as in a fresh fruit, yeah? I guess, yeah, must be fresh fruit. Yeah, I think so. After transplant, उसकी बहुत ही most of his kidney as such जो adjustment है किडनी की, वो है जो medically he's taken care of। मगर जो अनारदाना है वो खा सकते हैं, there is no problem after transplant. Right. डॉक्टर, एक जनरल इशू हम देख रहे हैं कि कोविड से डरकर लोग अपने क्रॉनिक कंडीशन का इतना ध्यान नहीं रख रहे। तो अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं या वो मतलब डर की वजह से वो ना तो डॉक्टर से के संपर्क कर रहे हैं या टेस्ट वगैरह के लिए नहीं जा रहे हैं। ये खाली किडनी पेशेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, आपका जब लोगों का बीपी वेरी कर रहा है या ब्लड शुगर वेरी कर रहा है,
तो उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? जी देखो, अभी जिस तरह से हम कोविड की सिचुएशन से जा रहे हैं और जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम पूरा सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो दे आर ऑल स्ट्रेस फैक्टर। और हम्म। ऐसा भी इतना स्ट्रेस रहता है कि आप हाउस बाउंड है, हर रोज सुबह शाम आप कोविड के न्यूज़ देख के भी आपको स्ट्रेस पहुँचता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स जो होते हैं, वो इम्बैलेंस होते हैं, उसके हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होने के चांसेस रहते हैं, शुगर का फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा रहता है, आपका मूड वेरिएबल रहता है, आपको एपेटाइट भी कम हो जाता है, एंग्जायटी रहती है। तो ये सब फैक्टर्स दे आर सम और लेस अफेक्टिंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ऐसी सिचुएशन में एक ही सजेशन है कि नो मोस्ट ऑफ द टाइम कि पेशेंट एजुकेशन हो तो वो अपने हिसाब से ब्लड प्रेशर घर पे चेक करे या शुगर चेक करे। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई तकलीफ है तो ही चेक करना है, ये एक रूटीन सी बना लें, तो उससे क्या होगा कि उनका खुद का जो भी क्रॉनिक डिसीज़ है, उस पे भी आप कंट्रोल कर पाएँगे। और अभी जिस तरह से लाइक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो अप्रूव किया है कि टेलीमेडिसिन तो आप अपने डॉक्टर से सॉरी डॉक्टर, आप छोटा-मोटा जो भी चीज़ है हाँ, या 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 आ रहा है ना? ठीक है। या तो आपका जो भी छोटी-मोटी चीज़ें हैं, आप अपने डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं टेलीमेडिसिन पे। हाँ, टेलीमेडिसिन पे हम वो चीज़ नहीं कर सकते कि आपका ब्लड प्रेशर कौन कैसा होगा, आपका हार्ट बीट कैसा होगा। लेकिन डेफ़िनिटली आप अपने सिम्पटम्स बताएँगे तो डॉक्टर्स थोड़ा बहुत आपको मेडिकली जो भी लाइक एडवाइस हैं, वो भी दे सकते हैं। बट उसके लिए आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूरी होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आप अपने हिसाब से घर पे कर लो या शुगर मॉनिटरिंग कर लो और आप वो डेटा आप डॉक्टर को दो। तो वो अपनी मेडिसिन को देख के उसमें कुछ भी सुधार ऊपर-नीचे करना है तो वो कर सकते हैं और वो इस तरह से आप नो डाउट हॉस्पिटल नहीं जाओ लेकिन आपका हेल्थ का मैनेज कर सकते हो। जी। एक कंसर्न लोगों को हमेशा रहता है जो अपने आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं कि वो एक्यूरेसी उतनी नहीं होती ना जो आपकी, तो उसमें जो ब्लड हाँ, प्रेशर मॉनिटर घर वाला हाँ, होता है उसमें प्रॉब्लम कई बार होती है, उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो आपका उस पे क्या हाँ, तो राय होगी? ऐसी सिचुएशन हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में हम काफ़ी जैसे कि हमारे पुराने पेशेंट हैं, तो हम लोग उनको भी बोलते हैं कि घर पे बीपी चेक करो, तो काफ़ी टाइम वो बोलते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर का रीडिंग थोड़ा ऊपर-नीचे आ रहा है, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप अपना मशीन लेके आओ, मैं अपने मशीन से देखते हैं, विल वेरीफाई कि कहाँ पे है। हम्म। बट एटलीस्ट इट विल गिव यू सम आइडिया। ऐसा नहीं है कि चलो 10 मिलीमीटर का चेंज होगा बट आप 180 190 पे होगे तो डेफिनेटली इट वांट्स कि आपको सिग्नल देगा कि नहीं ये हायर साइड पे जा रहा है, या लो होगा तो 100 के नीचे चला गया तो वो भी डेंजरस है। तो हम्म। इतना बहुत लाइक डेंजर जोन में तो आपको पिकअप कर ही लेगा, नो डाउट। छोटा मोटा 140 150 तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी टू बिग ट्रबल। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए इट इज फाइन बट लॉन्ग टर्म के लिए ये भी अपने को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। बट टेम्पररी फेज में ये चलता है। तो आई थिंक होम बेस्ड मॉनिटरिंग थोड़ा भी रहता है तो पेशेंट को खुद को भी लगेगा कि नहीं आई एम फाइन, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक जा रहा है, तो उनको इंटरनली भी बूस्टअप मिलता है कि भाई चलो आई एम डूइंग वेल। जी। जी। थैंक यू। एंड आई थिंक हमने जब एक डायबिटीज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से बात की थी तो उन्होंने भी बोला था कि 10% वेरिएशन होता है जो ग्लूकोमीटर होता है वर्सेस ब्लड शुगर रीडिंग। तो 10% वेरिएशन होता है या um, couple of questions. What TAC level should be maintained after 3 years? Wow. So mostly tacrolimus level after 6 months, it should be between 4 to 6. तो लॉन्ग टर्म आवर टारगेट इज जो हमारा टारगेट होता है 4 से 6 के बीच में। लेकिन जो पेशेंट का ट्रांसप्लांट जैसे कि हम देखते हैं कि फैमिली में मदर फादर ने दिया है जिसका मैचिंग काफी अच्छा है, तो हम लो लो 4 लेवल पे मीन 4 के आसपास का लेवल मेंटेन करते हैं, जिसमें हाई रिस्क ट्रांसप्लांट हो जैसे कि हस्बैंड ने वाइफ को दिया या वाइफ ने हस्बैंड को दिया या सेकंड ट्रांसप्लांट है जिसमें हाई रिस्क ट्रांसप्लांट गिनते हैं, तो उसमें हम 6 के अराउंड के आसपास का थेरेप्यूटिक लेवल मेंटेन करते हैं। बट आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद का लेवल 4 to 6 के बीच में वेरी करता है। Right. Thank you. Thank you. Two questions, Rima, आपके लिए. How much fluid can a patient on dialysis have in a day? और दूसरा, can they have curd and paneer? I think आपने बता दिया था, but फिर से अगर आप. So basically डायलिसिस के वक्त जो है वो basically it is calculated as 1 liter, that is 1000 ml plus the urine output, but it also varies and with the doctor around
because the patient is monitored during the dialysis, then I think a call could be taken. But if the patient is in, hyperkalemia or something, then it could be, calculated accordingly. But I think 1 liter plus the urine output is the normal fluid which a patient can have on dialysis. What was the second question? Curd and paneer in a day. So I have already said that that they are high phosphorus foods, so should be controlled. 2 servings of dairy per day, but depending on what they like. So if they like curd paneer, they can have curd paneer. If they like with chai, they can have with chai. Depends on the liking of the patient. Right. Okay. Thank you. I think we are pretty much done with the open questions. So let me thank everyone for attending, and I think thank you. हाँ, आपको कुछ कहना है before I wind up? हाँ, जो पानी का इंटेक था, क्योंकि काफी टाइम ना बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि हाउ मच टू टेक, कितना लिक्विड लेना। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब क्रॉनिक किडनी डिसीज वाला पेशेंट प्रोग्रेस टू ESRD, जब एंड स्टेज रीनल डिसीज पे जाता है, तो इवेंचुअली उनका यूरिन आउटपुट ड्रॉप होता है। अब किडनी डिसीज 2 तरीके के होते हैं, एक है ग्लोमेरुलर डिसीज और एक है इंटरस्टिशियल डिसऑर्डर, जो पेशेंट को समझ में काफी कम आता है, बट एज ए डॉक्टर तो जब ग्लोमेरुलर डिसीज वाले पेशेंट होते हैं, उसका यूरिन आउटपुट बहुत अर्ली फेज में लॉस हो जाता है। और जो इंटरस्टिशियल डिसऑर्डर वाले होते हैं, वो काफी टाइम इवन ऑन डायलिसिस दे कंटिन्यू मेकिंग यूरिन। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग डिपेंड करता है कि कितना इंटेक, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 7 डेज का। जैसे कि मैं देखूं कि मेरा पेशेंट आज मैं उसको बोलूं कि 1 लीटर इंटेक रखे, तो अराउंड 7 लीटर ए वीक, तब जाके मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ वो कितने टाइम आ रहा है डायलिसिस पे, 5 वीक आ रहा है कि 5 वीक आ रहा है, और उसका यूरिन आउटपुट कैसा है। इस तरह से हम कैलकुलेट करके उसको इनपुट में वेरिएबिलिटी रखते हैं। और काफी टाइम हमारा पेशेंट जब डायलिसिस पे स्टार्ट होता है, तब हम डायूरेटिक्स भी देते हैं जस्ट टू मेंटेन उसका रेसिडुअल रीनल फंक्शन, और यूरिन आउटपुट जो वॉल्यूम बैलेंस करने के लिए भी हम देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं होता, बट मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमको इनटेक का जो भी है लाइक अलाउंस देते हैं कि भाई इतना लो या इतना लो, और उनको भी हम टारगेट दिखा के जाते हैं कि भाई आप नेक्स्ट टाइम जब डायलिसिस में आते हो तो अपने को कंपेयर करो कि आप लास्ट टाइम कितने पे गए थे, कितने पे आए, कितना वेट गेन हुआ। तो उस तरह से आप भी अपने को अपने इंटेक पे चेक रख पाएंगे कि भाई ये इस बार इतना बढ़ गया, तो मुझे वेट किस तरह से चेक रखना कि मेरा फूड इंटेक कितना होना चाहिए। So I think it is a more of comprehensive thing, patient education, your clinical accusation, what's the patient clinical condition और उसका डिसीज कैसा है, ये सब कंबाइन करते हुए उसको गाइड करते हैं कि कितना इंटेक लें। Okay, we've got 2 more questions, doctor. Our aged mother also CKD, their creatinine level is 5.6. What should be done? I think 5.6 number is not a concern. More important patient कैसे हैं, उनको क्या तकलीफ है, वेट लॉस है कि नहीं, उनका ब्लड प्रेशर है तो वेल कंट्रोल है कि नहीं, डायबिटीज है तो कंट्रोल में है कि नहीं, वेदर शी शुड बी पुट ऑन डायलिसिस और शुड बी प्रिपेयर फॉर डायलिसिस, ये सब चीज एक क्लिनिकल जजमेंट के हिसाब से आता है। तो नंबर के हिसाब से तो मैं उनको कुछ गाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना सजेस्ट करूंगा कि नियर बाय में कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट हो तो एक बार जरूर से मिल ले, उनका अभिप्राय ले, और उसके बाद में शायद चलो कोविड के टाइम पे फ्रीक्वेंटली आप नहीं जा सकते हो तो टेलीफोनिक मॉनिटरिंग ऑफ द लेबोरेटरी टेस्ट, और उसके हिसाब से आप आगे ट्रीटमेंट करिए। I think telemedicine यूज करके एक कंसल्टेशन तो डेफिनेटली करना चाहिए आपको। एक और भी ऐसा ही आई थिंक फॉलो अप है जो आप वो जो पूछा था, आई थिंक जिसने पानी के बारे में। माय डैड डायलिसिस 3 times a day, 3 times a week होगा, with 309 to 400 ml urine output. Yeah, so if it is 400 ml यूरिन आउटपुट पर डे आ रहा है तो समवेयर अराउंड 7 वीक्स में 2.8 लीटर का आउटपुट हुआ, 3 टाइम्स इन वीक डायलिसिस हो रहा है। जो कार्डियक पेशेंट नहीं है तो समवेयर अराउंड 1.2 लीटर्स का इंटेक रख सकते हैं। Yeah, but I think, at this time with these short questions, it's not very clear. So it is better that you
do a telemedicine and discuss with your doctor. बेटर So, द नेफ्रोलॉजिस्ट जो भी है वहाँ डायलिसिस में उससे ही पूछना ज्यादा हाँ, बेहतर रहता है. करेक्ट. जब आप डायलिसिस पे ले जाए नेक्स्ट टाइम अपने डैड को तो पूछ लीजिए वहाँ पे. Okay, and I think, as I said, thank you to all the attendees as well who have kind of participated. And just a quick reminder, कि कल we are talking about how patients who are not in the same cities, if they are distant, how they can handle their challenges, especially in the Bihar area. And I think a quick reminder सबको कि important ये है कि आप हाथ धोते रहिए. आई थिंक डॉक्टर अतुल गवांडे ने बोला कि 10 बार आप दिन में हाथ धोइए. जब भी आप बाहर जाएं वापस आएं हाथ धोइए. बाहर जाएंगे तो आप सैनिटाइजर लेके चलिए. मास्क हाइजीन प्लीज बनाए रखिए. मास्क को बार बार छुए मत. एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और सही तरह का मास्क पहने ताकि वो उसका फिटिंग ठीक हो. सनलाइट जहाँ हो सके उतना लीजिए. चाहे आप 10 मिनट के लिए बाहर ही कहीं बैठे रहिए. जैसे आज बताया कि खाना ठीक से खाइए. अपना डायलिसिस ठीक से करिए. एक्सरसाइज करिए. और डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें. टेलीमेडिसिन यूज करें एटसेट्रा. एंड हम किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन की तरफ से बायोकॉन को भी धन्यवाद देंगे जिनकी तरफ से ये सब हो रहा है. और हमारे सोशल हैंडल्स हमें या किडनी वॉरियर्स को आप संपर्क कर सकते हैं. एंड आई थिंक थैंक यू डॉक्टर हरीश पटेल. आपने बहुत डिटेल में सारे जवाब दिए. और रीमा अपर्णा जी, आपने भी. डॉक्टर. Thank you Thank so you. much. Thank you everyone. And thank you all the patients for listening to us. Yeah, and stay safe and stay positive. Thank you. Let me stop Stay safe the. and stay home. Yes. Bye. Bye.